हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आप जानने जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। आए दिन आप सुनते हैं कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया। इनफैक्ट जीएसटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है ना, वो पता है कौन ले रहा है? जीएसटी काउंसिल। आज की क्लास में आप जानने जा रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल है क्या, कौन लोग हैं इसमें जो ये सारे डिसीजंस ले रहे हैं, जीएसटी काउंसिल का क्या क्या काम है, मतलब उसका स्कोप ऑफ वर्क कितना है, ये सब कुछ आप समझेंगे। राइट, ये डिसीजन लेने का प्रोसेस कैसे होता है, कोई भी मैटर जब जीएसटी काउंसिल के सामने आता है तो उस पर डिसीजन लिया कैसे जाता है, मतलब किस तरीके से वोटिंग होती है, कैसे एक मैटर पास्ड मान लिया जाता है, वो लॉ बन जाता है, ये सारी बात आप समझेंगे। जीएसटी काउंसिल एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। पता हम जीएसटी काउंसिल को क्या कहते हैं? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, एक एक करके समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों? जीएसटी काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुई है, हमारे संविधान में उसको स्टैब्लिश किया गया है। मतलब हमारे संविधान में एक जगह बनाई गई है जहां पे लिखा गया है कि जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश की जाएगी। तो जीएसटी काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट संविधान के तहत हुई है, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नाउ व्हाट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? ये फेडरल बॉडी का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लोग होते हैं तो उसे कहा जाता है फेडरल बॉडी। याद रहेगा आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के मेंबर है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? फेडरल बॉडी। राइट, तो ये एक फेडरल बॉडी है जीएसटी काउंसिल और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। राइट, चलिए देखते हैं। ब्रीफ अबाउट जीएसटी काउंसिल। Constitution of the GST Council. GST Council बना कैसे? The GST Council has been established under Article 279A of the Constitution of India. Article 279A के तहत GST Council बनाया गया है। ठीक है, See you get even MCQ questions in your exam. तो मेरे हिसाब से तो इसकी रेलेवेंस बहुत कम है कि why should you learn the article number? अरे कानून समझना है कि हमको आर्टिकल नंबर रट के बैठना है, बट you get MCQ questions also. एंड देयरफॉर दीज थिंग्स आर इवन रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम। कि भाई पता नहीं, पूछ ले आपसे कि जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के तहत स्टैब्लिश हुई है, तो यू नीड टू रिमेंबर बाई आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कौन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल होता है। ये जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होगा, ठीक है, चेयरपर्सन होगा, वो कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर देश का। तो जो भी जिस समय फाइनेंस मिनिस्टर है वही इसका चेयरमैन होगा। मतलब अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर बदला तो चेयरमैन अपने आप बदल गया, मतलब चेयरमैन की अलॉटमेंट नहीं हो रही है। जो भी देश का फाइनेंस मिनिस्टर है उस समय जीएसटी काउंसिल का वही चेयरमैन है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वही क्या है? चेयरमैन है। तो एक मेंबर ये हो गया जीएसटी काउंसिल का। तो कितने मेंबर हम उसकी भी बात करेंगे, तो एक बंदा ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एज मेंबर ऑफ द काउंसिल। ये कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज। ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर है, लेकिन वो स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस है। आपको पता है जैसे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वैसे ही हर स्टेट का अपना फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और देश के फाइनेंस मिनिस्टर की जो कड़ी होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो देश के फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच की जो कड़ी है, जो कनेक्ट पर्सन है, वो कहलाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू। वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू। जो स्टेट इंचार्ज है रेवेन्यू का, स्टेट इंचार्ज मतलब स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू का मतलब स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो उसका जो कड़ी है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो स्टेट के सारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे सारे वार्तालाप, उनके सारे कम्युनिकेशन, और जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है उनके बीच की एक कड़ी है। ठीक है, तो एक बंदा ये है। राइट, नाउ कमिंग टू थर्ड थिंग। तो देखिए कौन कौन हो गया है। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर देश का हो गया, चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, एक बंदा वो, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, और फिर सभी स्टेट के
फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक्चुअली जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट को कहा गया है कि आप अपना एक मंत्री भेज सकते हो, ठीक है। तो हर स्टेट ने अपने यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ही भेजा है कि अगर किसी स्टेट को कोई और मेंबर भेजना है तो वो भी भेज सकता है, कोई और मिनिस्टर भी भेज सकता है। तो हर स्टेट से एक एक आएंगे, ठीक है। कितनी स्टेट हैं हमारे देश में? तो ध्यान दीजिएगा, जब जीएसटी की बात होगी तो स्टेट 28 नहीं बोलना, 28 + 3 31, ठीक है। यूटी वाले नहीं, हर स्टेट वाले अपने यहाँ एक एक मेंबर को भेजेंगे, तो 31 वो हो गए। टोटल जीएसटी काउंसिल में कितने लोग होते हैं जल्दी से बताइए? 33 लोग, याद रहेंगे आपको। टोटल 33 लोग होते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज और तीसरा हर स्टेट के एक रिप्रेजेंटेटिव, हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव, जनरली वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो 33 लोग होते हैं। अब इनका काम क्या है जीएसटी काउंसिल का? The GST Council shall make recommendation on the following aspects: the taxes, cesses, surcharge levied by the center, state and the local bodies which may be subsumed under GST, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का सबसे पहला काम कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में समा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये शुरुआत से अभी क्या क्या काम, ये सब हो चुका है, जिनको जिनको समाना था समा गए सब, यही जीएसटी काउंसिल ये डिसाइड की थी। द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अब जीएसटी में किस पे टैक्स लगाएंगे, किसको एग्जेम्प्ट रखेंगे, ठीक है, ये डिसीजन जीएसटी काउंसिल का। तो आप देखिए सब चीज जीएसटी काउंसिल ही कर रही है। डेट ऑन विच जीएसटी शैल बी लेविड ऑन पेट्रोल वाले 5 प्रोडक्ट, किस दिन से जीएसटी इन पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट पे लगेगा, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। अभी फिलहाल ये क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ लेवी अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रिंसिपल क्या होगा? अब कहोगे सर प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रिंसिपल क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है जहां पे सप्लाई हुई है। जैसे दिल्ली वाले बंदे ने अगर यूपी में माल बेचा तो प्लेस ऑफ सप्लायर दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है। यानी यही ना अभी तक होता था कि अगर सप्लायर हम कहते थे कि दिल्ली का है, ठीक है, और रेसिपिएंट जो है यूपी का है, तो आप कहते थे ये प्लेस ऑफ सप्लायर हो गया, प्लेस ऑफ सप्लायर दिल्ली हो गया और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। तो इसमें सर कौन सा प्रिंसिपल उनको बनाना पड़ा है? तो मैं समझाता हूं कौन सा प्रिंसिपल बनाना पड़ा है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट इन वेरी इजी थिंग कि सप्लाई कहां हुई है। समझिएगा, आप एक हवाई जहाज में चढ़ते हो स्टेट ए में, राइट, स्टेट बी में आपको भूख लगती है, ठीक है, तो आप एक एयर होस्टेस को बुलाते हो, हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है। स्टेट ए में आप हवाई जहाज में चढ़े, हवाई जहाज जब स्टेट बी के ऊपर से उड़ रहा था, भाई वो उड़ रहा है तो स्टेट बी के ऊपर आ गया, उस समय आपने एक एयर होस्टेस को बुलाया, प्यारी सी सुंदर सी एयर होस्टेस, आते आते जितना समय लगाती है तब तक में स्टेट सी आ जाता है, ठीक है। आप उससे कहते हो कि एक सैंडविच लाइए, ठीक है, वो जाती है सैंडविच लेके आती है, जब तक लेके आती है तब तक आप स्टेट डी के ऊपर आ गए, ठीक है। फिर आप सैंडविच खाना शुरू करते हो तो उस समय स्टेट ई आ जाता है, ठीक है, और स्टेट एफ में आप उतर जाते हो। सैंडविच की सप्लाई कौन से स्टेट में हुई है? अरे सर ये तो बात आप फतेह की कर रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। सप्लाई कहां पे? आपने ध्यान से सुना मैंने क्या क्या बोला था? आप एक पर्टिकुलर स्टेट में आप चढ़ते हो हवाई जहाज में, दूसरे स्टेट में आप एयर होस्टेस को बुलाते हो, तीसरे स्टेट में थे तब तक सैंडविच का आपको मिलती है, चौथे स्टेट में पहुंचते हो तब तक आप सैंडविच खाना शुरू करते हो, पांचवें स्टेट में आप उतर जाते हो, व्हाटएवर, इस तरीके से होता है। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी स्टेट है, सैंडविच की सप्लाई कहां हुई है, तो ये सब जीएसटी काउंसिल बताएगा। ये सब बहुत कहानी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मैंने दिल्ली के सप्लायर को बोला, मैं यूपी में हूं, मैंने दिल्ली के सप्लायर को बोला कि बिहार में माल भेज दो, मैं यूपी का कस्टमर हूं, मैंने यूपी में से फोन किया उसको, मेरा बिजनेस यूपी में है, मैंने दिल्ली वाले को फोन किया कि कुछ माल बिहार में भेजना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार है कि यूपी है? बोला मैंने, यूपी वाले ने बोला है, माल हालांकि बिहार गया है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, आपसे जवाब नहीं चाहिए, आपको बताना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम जीएसटी काउंसिल ने इसका क्या प्रिंसिपल बनाया है। यही बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन के प्रिंसिपल्स कौन बना रहा है, सब जीएसटी काउंसिल, ठीक है। फिर है द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच द गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होगा कि जिसके अंदर फिर उस व्यापारी को जीएसटी के दायरे में ही नहीं रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा?
तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? जैसे फिलहाल लिमिट है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, 3 लिमिट चल रही है, ठीक है। गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ स्टेट में 10 लाख है, कुछ स्टेट में 20 लाख है, और कुछ स्टेट ने तो क्या किया है कि अगर एक्सक्लूसिव गुड्स है तो 40 कर दिया है, 20 की जगह 40 कर दिया है उसको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप समझ गए बात को। तो ये जो 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख वाली लिमिट है, ये सब कौन बना रहा है बैठे बैठे? ये सब कौन बना रहा है? ये सब जीएसटी काउंसिल बना रहा है। द रेट इंक्लूडिंग द फ्लो रेट्स विथ बैंड ऑफ जीएसटी। जैसे मैंने बताया कि जीएसटी का जो मैक्सिमम रेट है 20%, 40%, 20% फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड 40% फॉर आईजीएसटी, और 2% का बैंड भी है। स्टेट गवर्नमेंट को 2% की ना लिबर्टी दी गई है कि भैया तुम 2% ऊपर नीचे रेट को कर सकते हो। ये सब कौन डिसाइड किया है? जीएसटी काउंसिल। कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मैंने जानकारी के लिए ये सब बताया है। Any special rate or rates of specified period, rate for a specified period to raise additional resources during any natural calamity or disaster। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। 3 साल पहले की तो ऑलमोस्ट बात है कि केरला में ना बाढ़ आ गई थी, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट चाहती थी कि सिगरेट पे जीएसटी का रेट बढ़ा दिया जाए, जिससे कुछ पैसा और आ जाएगा, ठीक है। अब आपको तो मालूम है कि सिगरेट, दारू, ये सब ऐसी चीज़ है जिससे कोई लिमिट ही नहीं है रेवेन्यू कलेक्शन की, ठीक है। दारू जीएसटी में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सब आइटम ऐसा है ना कि रेवेन्यू कलेक्शन भरपूर हो जाता है। तो केरला गवर्नमेंट ने बोला कि हम सिगरेट पे जीएसटी का रेट बढ़ा देते हैं, कुछ समय के लिए बढ़ाएंगे, तो हमारा जो बाढ़ से नुकसान हुआ है केरला में उसका वो कवर हो जाएगा। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल में बोलना पड़ेगा। केरला गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल में इस बात को रखेगी, भाई जीएसटी काउंसिल में बाकी सब मेंबर्स भी हैं, सब मिलके डिसाइड करेंगे, अगर अप्रूवल मिल गया तो इट्स वेल एंड गुड। तो ये सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, राइट। और पास्ट में ऐसा हो भी चुका है। तो मुझे तो एक एग्जांपल खुद ही मालूम है, केरला गवर्नमेंट ने सिगरेट का रेट बढ़वाया था, 3 साढ़े 3 साल पुरानी बात है, फ्लड की वजह से जो नुकसान हो रहा था केरला में। स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये जो कुछ स्टेट्स हमारे देश के ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड है कंपैरेटिवली बाकी स्टेट के, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जिनका भी अभी नाम लिया गया ना, ये सब कंपैरेटिवली अंडर डेवलप्ड है। तो इनके लिए कभी कभी ना अलग से प्रोविजन जीएसटी में बनाना पड़ता है, कुछ अलग, कि भाई बाकी देश में तो ऐसा रहेगा लेकिन आपके यहाँ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अलग से जो प्रोविजन बनेंगे अगर कभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कुछ, तो वो भी जीएसटी काउंसिल ही बनाएगा। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी एज द काउंसिल में डिसाइड। काउंसिल कोई और मैटर पे भी डिसीजन लेना चाहती है तो डिसाइड कर सकती है। ये है जीएसटी काउंसिल का काम, यानी सारा काम जीएसटी काउंसिल का ही है। अब डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कैसे होता है? डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, every decision of the GST Council shall be by a majority of not less than 3/4 of the votes of the members present in voting। 75% वोट, 3/4 का मतलब नॉट लेस देन 3/4 का मतलब ग्रेटर इज इक्वल टू 75%। अगर 75% या उससे ज्यादा वोट फेवर में आता है तो वो मैटर पास हो गया। 75% वोट फेवर में होना चाहिए, ठीक है। ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जितने प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं उसमें से 75% फेवर में, ठीक है। The vote of the central government shall have a weightage of 1/3 of the vote cast। सेंट्रल गवर्नमेंट की वोटिंग में वेटेज 1/3 मानी जाएगी। एंड द वोट ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर, सारे स्टेट गवर्नमेंट का मिला के जो वोट है उसकी वेटेज 2/3 मानी जाएगी। ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा 75% वोटिंग फेवर में होनी चाहिए, हम वेटेज देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट को 2/3। तो आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखो, डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल, वोट्स इन फेवर कितने हैं ये हम बताएंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, वोट कितना है फेवर में। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट कितनी है? टोटल स्टेट गवर्नमेंट की कितने लोग हैं? 31 लोग हैं। टोटल जीएसटी काउंसिल में 33 लोग होते हैं, जिसमें से 31 लोग स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने लोग होते हैं? एक तो चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर, और एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी मैटर जीएसटी काउंसिल के सामने आता है तो जनरली कौन लाता होगा? सब सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के ला रही है,
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रेयरली कोई मैटर ला रही होगी, ठीक है, सारा मैटर तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, ठीक है, और फिर उस पर रिजोल्यूशन पास कराती है, भाई तुमको पसंद है कि नहीं, सब कोई मान गया, 75% वोट फेवर में आ गया तो वो कानून बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कुल मिला के कि अगर मोदी जी कोई चीज चाह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई चीज चाह रहे हैं, तो कितनी स्टेट की रजामंदी होनी चाहिए कि वो कानून बन जाए, आइए समझाते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैटर ला रही होगी, आप यही समझिए, कभी कभार होता है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला केरला गवर्नमेंट चाह रही थी कि भाई हम लोग फ्लड से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, उस पर हमको ड्यूटी बढ़ानी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने लाया, तो भाई ये मैटर लाया, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट मे एक्सेप्ट मे नॉट एक्सेप्ट, लेकिन 99% ऑफ द केसेस जो मैटर ला रहे हैं जीएसटी काउंसिल में, जिस पे डिस्कशन हो रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेके आ रही है। तो मैं कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, ये सब एग्जाम्पल है कि दो लोग फेवर में थे, डिनोमिनेटर में हमने क्या रखा है, डिनोमिनेटर में रखा है टोटल मेंबर्स, ऊपर रखा है वोट्स इन फेवर। हम कैसे बना रहे हैं वोट्स इन फेवर, वोट्स इन फेवर डिवाइडेड बाय टोटल वोट। टोटल वोट कितनी पड़ी, टोटल वोट सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 थी, उसमें से 2 फेवर में थी। स्टेट गवर्नमेंट की मान लो 31 में से 20 लोग फेवर कर दिए, मान लेते हैं 20 लोग फेवर कर दिए, ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाई 31 करो कैलकुलेट, 20 डिवाइडेड बाई 31, 0.645, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ठीक है। अब टोटल वोट्स इन फेवर 75% होना चाहिए, ठीक है। अब 75% कैसे देखते हैं, 0.645 जो है इसकी वेटेज है 2/3, ठीक है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट की फेवर वेटेज है 1/3। अब इसको 2/3 कर लीजिए, इसको 1/3 कर लीजिए, 0.645 इंटू 2/3, ये हो गया 0.43, प्लस ये हो गया 1/3 0.33, ये हो गया 0.76। 0.76 का मतलब होता है 76%, ठीक है। इसका मतलब मैटर इज पास बाय जीएसटी काउंसिल। मैटर इज पास बाय जीएसटी काउंसिल, ये हम उल्टी वर्किंग मैंने कैलकुलेट कर लिया था पहले से ही कि यहाँ पे 75% क्रॉस हो जाएगा 20 स्टेट गवर्नमेंट। मोटा मोटी मैं आपको समझाना ये चाहता था कि अगर 20 स्टेट गवर्नमेंट रजामंद है ना, तो जीएसटी काउंसिल में वो चलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है। तो यानी कुल मिला के अब ऐसे समझिए, देखिए मैं पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, अब कहीं से भी मुझे ना पॉलिटिकल मत समझ लीजिएगा कि मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे समझ लो, अगर 20 स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है ना, तो जो बीजेपी चाहेगी वो हो जाएगा। 20 स्टेट में होना चाहिए, जीएसटी में जो चाहेगी वो हो जाएगा। समझो क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की तो 2 में 2 वोट आ जाएगा, 31 में से अगर कितना ही हो जाए 20 वोट हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन पास है, बाकी जो मर्जी चाहे वो करा लो अब पास। तो 20 स्टेट में बीजेपी की अगर सरकार है तो जो बीजेपी चाहेगी वो जीएसटी में होगा। आ रही बात समझ में आपको? अगर हम यहां पे 20 से कम करेंगे तो फटाक से ये 75 के नीचे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, नीचे डिनोमिनेटर में क्या हमेशा 31 रहेगा? नहीं, जितने लोग प्रेजेंट हैं वो वोट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जीएसटी काउंसिल की जितनी भी मीटिंग हुई है आज तक, सब में सारे लोग आए हैं, पूरे 33 के 33 लोग। देखिए क्यों, अब आप कहोगे क्यों ऐसा सर कैसे हो जा रहा है, कोई एब्सेंट ही नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिए, अरे डेट कौन डिसाइड करता है मीटिंग का? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग को आना है, अब जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों लोग खाली होते हैं उसी दिन मीटिंग की डेट रखते हैं, और वही नहीं आएंगे तो फिर मीटिंग होगी ही क्यों, ठीक है। तो वो दोनों तो आएंगे ही आएंगे, तो वो अपनी डेट सुविधा के हिसाब से ही डेट रखे होंगे। दूसरा, अब 31 स्टेट से जो लोग आने हैं, तो क्या वो फिक्स है कि इसी को आना है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी भेज सकती है। भाई एक बंदा स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी काउंसिल का मेंबर होगा, तो वो कोई भी हो सकता है, हर मीटिंग के लिए अलग भी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं, हर मीटिंग के लिए अलग हो सकता है। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या एक बंदे को अपने यहां से भेज देगी कि नहीं? भेज ही देगी, राइट। तो जीएसटी काउंसिल की जितनी भी मीटिंग हुई है ना, सब में 33 के 33 लोग हैं। एक आध ही कोई मीटिंग हुई होगी जिसमें एक आध कोई नहीं होगा, मतलब टिल डेट जितनी भी मीटिंग, एक आधी मीटिंग में कोई एक आध नहीं होगा, अदरवाइज सब में सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो आपको आइडिया लग गया कि रिजोल्यूशन का पास कब होगा, मैटर कब पास हो जाएगा।
तो आप करिएगा स्टेट गवर्नमेंट वाला वोट ले लीजिएगा, ठीक है, इसमें कर दीजिएगा इंटू 2/3 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट वाला इंटू 1/3 एंड जस्ट टेक द परसेंटेज एंड इफ इट इज मोर देन 75% यानी 3/4 मेजॉरिटी से वो पास हो गया है, राइट। चलिए ये बात समझ में आ गई, आइए आगे देखते हैं आप। कोरम ऑफ द मीटिंग, कोरम ऑफ द मीटिंग का मतलब होता है कम से कम कितने लोग आने चाहिए कि मीटिंग हो, नहीं तो मीटिंग ही कैंसिल हो जाएगी। कम से कम कितने लोग आने चाहिए। Quorum at the various meetings shall be constituted by 1/2 of the total number of members of the GST council present and voting. 1/2, आधे लोग आने चाहिए। टोटल कितने हैं 33 का आधा कर दो कितना होगा 1/2 ऑफ 33 16.5, तो 16.5 तो नहीं हो सकता ना, इसलिए 17 लोग कम से कम आएंगे, 17 पीपल। अगर 17 लोग कम से कम आएंगे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में तभी मीटिंग होगी, नहीं तो कैंसिल कर दी जाएगी। एक बात बताइए 17 ये तो कभी नौबत आएगी ही नहीं, हमको लगता है जीवन में कभी नौबत नहीं आएगी कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कैंसिल हो रही है, क्योंकि मैंने तो यही देखा है हर मीटिंग में पूरे 33 रहते हैं। इक्का दुक्का भी कम हो रहे होते तो सोचते कभी कि हाँ भाई कभी ऐसी भी नौबत आएगी, तो कोरम तो हमेशा प्रेजेंट है, बट फिर भी कोरम बनाया गया कि कम से कम इतने लोग होंगे तभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जीएसटी काउंसिल। आई होप आपको मजा आया होगा, पता चला होगा कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है, कैसे बनती है। देखिए एक मैं बात बताता हूं, जैसे कि जनरली हमें सुनने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाह रही है वो कर रही है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल में जो कर रही है। देखिए जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लोग हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप कभी ये सुनते हो न्यूज में कि सेंट्रल गवर्नमेंट मनमाना कर रही है जीएसटी में, तो ये बात गलत है, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई भी है। सच्चाई क्या है जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की कि भाई अगर 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार होगी तो वही होगा ना जो बीजेपी चाह रही है, क्योंकि रिजोल्यूशन तो पास हो जाएगा। इसलिए इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी है, लेकिन अल्टीमेटली कानून के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों है और सबकी रजामंदी होती है, तभी एक कानून जीएसटी काउंसिल के तहत पास होकर बनता है, राइट। विल स्टॉप हियर।